दोस्तों आज है 25 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में मरीज मिलने की दर रिकॉर्ड 14% हो गई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच बढ़ने के साथ ही नमूनों के पॉजिटिव होने की दर भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 14% नमूने पॉजिटिव निकले हैं, जो एक चिंताजनक बात है। आईसीएमआर ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों को देखें तो कहा गया है कि 24 घंटों के दौरान कुल 3,52,801 नमूनों की जांच की गई है और इस दौरान कुल 49,310 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। हालांकि अब तक के कुल नमूनों की जांच के पॉजिटिव होने का प्रतिशत देखें तो ये 8.3% के करीब है और अब तक कुल लगभग 1,54,00,000 जांच हुई है। मैं आप लोग को बता दूं कि सुकून की बात यह है कि दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 1,025 नए केस मिले हैं और इस दौरान 1,866 मरीज संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और दिल्ली में मरीज के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। वहीं देश में संक्रमितों का आंकड़ा शुक्रवार को 13 लाख के पार हो गया और वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक महज 2 दिन में ही 12 से 3 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं। अगर हम आगे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे और ये ऑनलाइन बैठक होगी जिसमें स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में यूपी के गोंडा में एक बच्चे का अपहरण हुआ है और वहां पर 4 करोड़ की फितौती मांगी गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि मोहल्ले को सैनिटाइज कराने और सैनिटाइज वितरण के बहाने शुक्रवार को मोहल्ला गाड़ी बाजार से एक बड़े गुटखा विक्रेता के पौत्र का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया और अपहरणकर्ताओं ने फोन पर परिवारजनों से 4 करोड़ की फिरौती मांगी है। पुलिस की सर्विलांस और एसओजी टीमें अपराधियों और बच्चे की तलाश में जुट गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि बताया जाता है कि एक कार से स्वास्थ्य विभाग का परिचय पत्र टांगकर कुछ लोग मोहल्ले में मास्क का वितरण करने आए थे और ये लोगों का नाम एक कागज पर लिख रहे थे। इन्होंने मोहल्ले में सैनिटाइजेशन कराने का काम किया था, झांसा दिया था और अपहरणकर्ता जब राजेश गुप्ता घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने सैनिटाइजर देने की बात कही और इसके लिए 5 वर्षीय बच्चे के साथ में गाड़ी तक भेजने को कहा। बच्चे के गाड़ी के पास पहुंचते ही बदमाश उसे गाड़ी में डालकर फरार हो गए। अपहरण की जानकारी परिवार वालों को तब हुई जब बच्चे के पिता हरि गुप्ता के मोबाइल पर बदमाशों ने कॉल किया और बच्चे की सकुशल वापसी के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को कहा। और अपहरणकर्ताओं में कोई महिला शामिल नहीं थी, मगर फोन पर एक महिला की आवाज थी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वॉइस चेंजर के माध्यम से आवाज को बदलकर बात की गई है। यूपी में अपराध का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब अगली खबर में अमेरिका और चीन में तनाव चरम पर पहुंच गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन ने शुक्रवार को जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिका से चेंगदू में वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और अमेरिका ने मंगलवार को ह्यूस्टन के चीनी वाणिज्य दूतावास पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उसे 72 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम चीन को दिया था। अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया है कि ह्यूस्टन में चीनी एजेंटों ने कोरोना वैक्सीन और चिकित्सा संबंधी जानकारी चुराने की कोशिश की है और इस आरोप से चीन भड़का है और उसने अमेरिका से निर्णय तुरंत वापस लेने को कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के अन्यायपूर्ण कदम का जवाब देने के लिए ये जरूरी था और चीन ने आरोप लगाया है कि चेंगदू का इस्तेमाल अमेरिका, तिब्बत और अन्य राज्यों के अल्पसंख्यकों की निगरानी के लिए कर रहा है। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाते हुए चीन में अपने नागरिकों को सावधान किया है, उन्हें लंबी पूछताछ के साथ बिना वजह के हिरासत में लिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में नेपाली अतिक्रमणकारियों ने सीमा पर कब्जा और बढ़ा दिया है। मैं आप लोग को बता दूं कि भारत नेपाल सीमा पर टनकपुर के पास ब्रह्मदेव से लगी नोमैंस लैंड में नेपाली अतिक्रमणकारियों
और आगे बढ़ गए हैं। शुक्रवार को नेपालियों ने विवादित भूमि पर पिलर गाड़ दिए, इससे सीमा पर तनाव और बढ़ गया है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द मामले का हल निकाला जाएगा। और इस संबंध में गुरुवार को भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच पहले दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। नेपाली नागरिकों ने ब्रह्मदेव के पास नोमैन्स लैंड पर बीती 22 जुलाई को अतिक्रमण करना शुरू किया था और गुरुवार को भारत से एसएसबी, नेपाल से एपीएफ के अधिकारियों ने घटना स्थल का मौका मुआयना पर वार्ता का प्रयास किया था। इस वार्ता में अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ साफ नहीं हो पाया था। तो एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ नेपाल हमारे देश को इस तरीके की परेशानी दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में यूएई में आईपीएल की योजना तैयार हो चुकी है, सिर्फ मंजूरी का इंतजार है। मैं आप लोग को बता दूं कि इंडियन प्रीमियम लीग, जिसको आईपीएल भी कहा जाता है, उसके चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने शुक्रवार को पुष्टि की और साफ किया कि इस साल लीग के 13वें संस्करण का आगाज 19 सितंबर से यूएई में होगा। उन्होंने कहा है कि हमें बस अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई ने इस लीग का कार्यक्रम तय कर लिया है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आईपीएल संचालन परिषद के अगले हफ्ते होने वाली बैठक में होगी। यूएई में लीग 3 मैदानों पर खेले जाएंगे। इसमें दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, शेख जायद स्टेडियम जो अबू धाबी में है और शारजाह मैदान शामिल है। पटेल ने कहा है कि संचालन परिषद जल्द ही बैठक करेगी, लेकिन हमने कार्यक्रम तय कर लिया है और ये लीग 19 सितंबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक होगी और इसे यूएई में खेला जाएगा। हमें सरकार की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है और ये लीग 51 दिनों तक चलेगी और इसे छोटा नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।